क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना ऊंची आवाज़ किए, बिना ज़रा सा दबाव डाले आपको वही काम करवा लेता है जो वो चाहता है और आप मुस्कुराते हुए कर भी देते हो? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बार बार आपके दिमाग में ऐसे घुस जाते हैं जैसे चुपचाप आपकी स्टीयरिंग पकड़ ली हो? क्यों आपके मुंह से ना नहीं निकल पाती? क्यों आप वो कर बैठते हो जो अंदर से नहीं करना चाहते और आपको खुद पता भी नहीं चलता कि कब किसी ने आपकी सोच अपनी मुट्ठी में कस ली? अगर ये सवाल कभी आपके दिल में उठे हैं, अगर कभी आपके मन ने ये महसूस किया है कि कुछ तो खेल चल रहा है, तो समझ लीजिए ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक ऐसा सच है जो आँख खोल देता है, दर्द भी देता है, मगर आपको मजबूत बनाता है। क्योंकि जब तक आप दूसरों की चालें पहचान नहीं लेते, आप खुद किसी और के हाथ की कठपुतली बने रहते हो। वक्त आ गया है जागने का। वक्त आ गया है समझने का कि ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या, कैसे काम करती है और सबसे ज़रूरी, इससे खुद को बचाना कैसे है। अब आराम से बैठ जाइए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को हिला देगा, आपके रिश्तों को साफ कर देगा और शायद आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दे। हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं, केयर दिखाते हैं, मगर धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगता है कि जैसे हमारी डोर किसी और के हाथ में है। कई बार तो खुद समझ ही नहीं आता कि ये फैसला मेरा था या बस मुझे ऐसा लगा कि मेरा था। यही है डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत, दूसरों के मन को छुपे तरीके से काबू करने की कला। ज़रा सोचो, ऑफिस में एक साथी बार बार मदद मांगता है और आप हर बार नहीं कह नहीं पाते, क्योंकि वो कभी आपकी तारीफ करता है, कभी आपको गिल्ट महसूस करवा देता है। तुम ही तो सबसे समझदार हो। सुनने में हल्की सी लाइन लगती है, मगर असल में ये सीधी सीधी मैनिपुलेशन होती है। डार्क साइकोलॉजी का पहला हथियार ही मैनिपुलेशन है। जब कोई इंसान दूसरों की भावनाओं, सोच और फैसलों को अपने फ़ायदे के लिए धीरे धीरे मोड़ देता है। कभी ये बहुत सटल होता है, जैसे वो एड्स जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अगर हमने उनका प्रोडक्ट नहीं लिया तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है। मैनिपुलेटर हर जगह होते हैं, रिश्तों में, दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि कभी कभी घर के अंदर भी। वो दोस्त जो हमेशा अपनी परेशानी सुनाता है मगर कभी तुम्हारी नहीं सुनता, तुम्हारी सिंपैथी को हथियार बना रहा होता है और धीरे धीरे तुम्हें छोटा महसूस करवाने लगता है। इसके बाद आता है पर्सुएशन और माइंड कंट्रोल, जब कोई तुम्हारे विकल्प ही कम कर देता है। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो ये करोगे। अब चॉइस बची ही कहाँ। और यही है माइंड कंट्रोल, जहाँ इंसान खुद सोचता है कि वो जो कर रहा है वो उसका अपना फैसला है। सोचो, एक बच्चा जो बचपन में अपने माँ बाप की लड़ाइयाँ देखता है, वही पैटर्न अननोइंगली अपने फ्यूचर रिश्तों में दोहराता है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका बिहेवियर उसके अतीत के छुपी हुई कंडीशनिंग से मैनिपुलेटेड हो चुका है। हमारे दिमाग में ऐसे पैटर्न बैठ जाते हैं जो हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हमारी फीलिंग्स हमारी हैं, मगर असल में वो किसी और के प्लांटेड सीड्स होते हैं। और यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक मोड़। सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको भनक तक नहीं लगती। अब सबसे बड़ा सवाल, हम करें क्या? कैसे पहचाने कि कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है? देखो, ज़िंदगी में हर कोई कभी ना कभी ऐसे लोगों से टकराता है जो सिंपैथी दिखाकर, गिल्ट दिलाकर या प्यार का नाटक करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे पहला कदम, खुद से ये छोटा सा सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरी है या किसी और ने मेरे दिमाग में डाली है? अगर कोई इंसान बार बार आपसे वही काम करवा रहा है जो आप नहीं करना चाहते और आप गिल्ट में आकर कर रहे हैं, भाई समझ लो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ज़रा सोच, कोई आकर तुझसे कह दे, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टूट जाऊंगा, बहुत दुखी हो जाऊंगा। अब तेरे दिमाग में तूफान उठता है, यार अगर मैंने मना किया तो क्या मैं बुरा इंसान हूँ, क्या मैं स्वार्थी बन रहा हूँ? और यहीं से चुपचाप मैनिपुलेशन की चेन शुरू हो जाती है। ये खेल बहुत सटल है। रोकने का पहला तरीका है रुकना, ध्यान देना और खुद से सवाल पूछना, क्या मैं ये फैसला डर, गिल्ट या दबाव के कारण ले रहा हूँ? अगर जवाब हाँ है तो साफ देख ले, ये तेरी इच्छा नहीं, किसी और की चाल है। जागरूक होना ही डार्क साइकोलॉजी की जंजीर तोड़ने का पहला वार है। जब तुझे ये एहसास होगा कि तू गिल्ट में धकेला जा रहा है, सिंपैथी का इस्तेमाल हो रहा है या तू बार बार बिना वजह खुद को सफाई दे रहा है, तब धीरे धीरे तू बचना शुरू कर देगा, कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। और भाई एक लाइन दिमाग में ठोक लेना, जो इंसान सच में तुझसे रिश्ता निभाता है वो कभी तुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। अब आते हैं खेल के असली नकाब पर। चैप्टर 2, मानसिक हेरफेर की कला।
क्या कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना जोर ज़बरदस्ती किए बड़े आराम से दूसरों के फैसले मोड़ देते हैं, जैसे हवा की हल्की सी ठंडी लहर पर असर गहरा? यही है मैनिपुलेशन, इंसानी दिमाग को समझकर उसकी गहराई में उतरकर उसकी दिशा बदलने का तरीका। ये कोई जादू नहीं, मगर ऐसा लगता ज़रूर है। वो तुम्हारी ही सोच को तुम्हारे खिलाफ मोड़ देते हैं और तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारा अपना डिसीजन है। सोचो, कोई दोस्त बड़ी सफाई से तुम्हारी चाहत, डर और कमी को छू ले और तुम अचानक एक महंगा प्रोडक्ट खरीद लो, ये समझते हुए कि ये तुम्हारी ही ज़रूरत थी, जबकि सच्चाई ये थी कि ये किसी और की प्लान की हुई चाल थी। इस हेरफेर का सबसे तेज़ हथियार है गिल्ट ट्रिप, यानी सामने वाले पर वो इतना नैतिक बोझ डाल दे कि वो खुद को गलत मानने लगे, चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं। सोचो, कोई कह दे, मैंने हमेशा तेरा भला चाहा और तू ही मुझे अनदेखा कर रहा है। अब सामने वाला खुद को अपराधी समझने लगता है, जबकि गलती उसकी होती ही नहीं। यही तो है दिमागी खेल का सबसे आसान और खतरनाक तरीका। फिर आता है एक और गहरी चाल, गैस लाइटिंग। इसमें इंसान को धीरे धीरे खुद पर शक होने लगता है। जैसे मान लो तुम्हें याद है कि तुमने लाइट बंद की थी, लेकिन कोई बार बार कहे, तुम हमेशा भूल जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तुम्हारा भरोसा खुद पर डगमगाने लगता है। ये चाल इंसान की पूरी नींव हिला देती है। अब सवाल ये है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? जवाब है बिल्कुल, और बहुत साफ। पहला हथियार, जागरूकता। जैसे ही कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, तुम्हें गिल्ट में धकेलता है या तुम्हारी सोच को गलत साबित कर खुद को सही दिखाता है, वहीं रुक जाओ और सोचो। दूसरा कदम, सीमाएं। हर रिश्ते में हेल्दी बाउंड्री होना ज़रूरी है। अगर कोई बार बार उन बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, समझ जाओ खतरे की घंटी बज चुकी है। तीसरा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तुम खुद को और अपने इमोशंस को समझने लगते हो, कोई भी उन्हें मोड़ नहीं पाता। और याद रखना, मैनिपुलेट करने वाला हमेशा कमज़ोर, बेचारा या दूर का नहीं होगा। कई बार वो तुम्हारे सबसे करीबी रिश्तों में बैठा होता है, जो मुस्कुराकर तुम्हारे मन को हिला देता है। इसलिए सतर्क रहो, मगर डरो मत, क्योंकि डर ही तो उनका सबसे पुराना हथियार है। चैप्टर 3, भावनात्मक नियंत्रण। जब दिल को मोहरा बना लिया जाए। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे जज्बातों से ऐसे खेलते हैं जैसे शतरंज के मोहरे हों। चाल उनकी, दर्द हमारा, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उनके हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन यानी भावनाओं का कंट्रोल किसी धमकी या ज़बरदस्ती से नहीं होता। ये तो एक मीठा जहर है। शुरुआत में मीठा, धीरे धीरे जला देने वाला। पहले सब कुछ परफेक्ट लगता है, सामने वाला आपकी हर बात मानता है, तारीफ करता है, आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप दुनिया के सबसे खास इंसान हैं। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपके फैसलों पर कब्जा जमाने लगता है, आपके दिल को गिल्ट, डर और भावनात्मक बोझ के जाल में फंसा देता है। सोचो, कोई बार बार तुमसे कहे कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये काम करोगे। सुनने में ये प्यार लगता है, पर असल में ये चाल है। वो तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे भरोसे को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें प्यार का सच नहीं, सिर्फ कंट्रोल की भूख छुपी होती है। ऐसे लोग अक्सर एक पैटर्न पर चलते हैं। पहले तुम्हें मानसिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देंगे, फिर तुम्हारी कमज़ोरियां पकड़ेंगे, और जब तुम्हारा दिल पूरी तरह उनके हवाले हो चुका होगा, तब वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे फैसले तक अपने कब्जे में ले लेंगे। ज़रा एक असली सीन सोचो। एक दफ्तर में एक बॉस है जो हर बार अपने कर्मचारी से कहता है कि तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, बाकी तो किसी काम के नहीं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वही बॉस उसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाता है बिना 1 रुपये एक्स्ट्रा दिए, और कर्मचारी सोचता है अगर मैंने मना किया तो बॉस को बुरा लग जाएगा। बस यही है सबसे चालाक मैनिपुलेशन, मीठे शब्दों में छुपा हुआ दबाव। अब सवाल उठता है, इससे बचा कैसे जाए? पहला, मजबूत आत्मसम्मान। जब तुम अपनी वैल्यू समझते हो तो कोई और उसे डिगा नहीं सकता। दूसरा, भावनात्मक सीमाएं तय करो। अगर कोई बार बार गिल्ट या इमोशनल ब्लैकमेल से तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो साफ, बिना हिचकिचाहट ना कहना सीखो। तीसरा, इरादों को पहचानो। अगर कोई सिर्फ तब अच्छा बनता है जब उसे तुमसे कुछ चाहिए, तो समझ लो वो रिश्ता सच्चा नहीं, सौदा है। और सबसे ज़रूरी, खुद को गुनहगार मत समझो। दूसरों के जज्बात संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें पूरा हक है ना कहने का, बिना अपराध बोध के। क्योंकि जब तुम अपने जज्बातों को समझते हो, पहचानते हो और उनका सम्मान करते हो, तभी तुम दूसरों को अपनी डोर पकड़ने से रोक पाते हो, और तब तुम्हारा दिल तुम्हारे ही कब्जे में रहता है,
किसी और की गिरफ्त में नहीं। चैप्टर 4, नियंत्रण और मैनिपुलेशन के मनोवैज्ञानिक हथियार। ज़रा सोच, कुछ लोग कैसे बिना आवाज़ ऊंची किए, बिना आदेश दिए दूसरों को अपने हिसाब से घुमा लेते हैं। वो चिल्लाते नहीं, लड़ते नहीं, बस चुपचाप बड़े आराम से अपना मकसद पूरा कर जाते हैं। यही है मैनिपुलेशन थ्रू साइकोलॉजिकल टूल्स। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई साथी भी हमें ऐसे मोड़ देता है कि हमें खुद ही समझ नहीं आता कि हम उनकी चाल में फंस चुके हैं। सोचो, कोई तुमसे कहे कि मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया, अब जब मुझे ज़रूरत है तुम मेरे काम नहीं आए। और बस हम अपने आप को बुरा मानने लगते हैं, चाहे हमने कुछ गलत किया ही ना हो। यही गिल्ट का हथियार है। और भाई, ये सबसे तेज़ वार करता है। जब कोई इंसान बार बार यही स्ट्रैटेजी खेलता है तो सामने वाला धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज भूलने लगता है। रिश्ते हो, दोस्ती हो या ऑफिस, गिल्ट और ऑब्लिगेशन से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। फिर आता है दूसरा वार, गैसलाइटिंग। ये दिमाग को हिलाने वाली चाल है। इसमें सामने वाला तुम्हारी ही रियलिटी पर सवाल खड़े कर देता है। मान लो तुमने किसी से कहा कि उसकी बातों से तुम्हें चोट पहुंची और वो उल्टा बोल दे, तुम्हें तो हर बात में बुरा लगता है, तुम ओवरथिंक करते हो और धीरे धीरे तुम खुद पर ही शक करने लगते हो। ये है गैसलाइटिंग, जहां इंसान को अपने ही दिमाग पर भरोसा नहीं रहता। वो नहीं समझ पाता कि जो महसूस कर रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक और चाल है ट्रायंगुलेशन। ये तब होती है जब कोई दो लोगों के बीच जानबूझकर तुलना या मुकाबला खड़ा करता है ताकि कंट्रोल बना रहे। जैसे बॉस बार बार बोले, देखो वो वाला कर्मचारी कितना बढ़िया काम करता है, तुम भी थोड़ा सीखो। सुनने में नॉर्मल लगता है, पर धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है और इंसान अपनी वैल्यू पर सवाल करने लगता है। यही है चाल, अदृश्य मगर असरदार। अब सवाल वही पुराना, इससे बचे कैसे? सबसे पहला स्टेप, खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना। जब भी कोई तुम्हें गिल्ट फील कराने की कोशिश करे, अपने आप से पूछो, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? क्या मेरी बाउंड्रीज वाजिब हैं? अगर जवाब हाँ है तो उस गिल्ट को अपने ऊपर मत लो। दूसरा, सेल्फ अवेयरनेस। ये सबसे बड़ा हथियार है। जैसे ही तुम पहचान लोगे कि सामने वाला मैनिपुलेशन की कोशिश कर रहा है, तुम उसके जाल में गिरने से बच जाओगे। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करो। अगर तुम्हें किसी बात से चोट पहुंची है तो वो सच है, चाहे सामने वाला माने या ना माने। अपनी इमोशनल रियलिटी को छोटा मत समझो, क्योंकि ये जो कंट्रोल और मैनिपुलेशन के टूल्स हैं, ये टॉक्सिक पैटर्न बनाते हैं, धीरे धीरे इंसान की आज़ादी खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही तुम इन्हें पहचानना शुरू कर दोगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर वो ताकत जाग जाएगी जो तुम्हें इनके खेल से आज़ाद कर देगी। चैप्टर 5, इमोशनल ट्रिगर्स, उनका खेल और उनसे बचाव। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की बात ने अचानक तुम्हारे अंदर तूफान खड़ा कर दिया? एक छोटी सी लाइन, एक हल्की सी टोन और अंदर तक हिला दिया। गिल्ट, शर्म, गुस्सा जैसे एकदम से दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। यही है इमोशनल ट्रिगरिंग। और भाई, डार्क साइकोलॉजी का ये सबसे चालाक हथियार है, इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल। हर इंसान के भीतर कुछ जख्म होते हैं, कुछ बचपन से, कुछ पुराने रिश्तों से, कुछ किसी कड़वे तजुर्बे से। किसी को रिजेक्शन से डर, किसी को इज्जत खोने से, तो किसी को अकेले छोड़ दिए जाने का डर सताता है। और जब कोई इंसान इन गहरे जख्मों को पहचान लेता है और जानबूझकर वहीं चोट करता है, समझ लो वो तुम्हारे इमोशनल ट्रिगर्स को अपने कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहा है। सोचो, किसी रिश्ते में बार बार ये महसूस कराया जाए कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम में कुछ कमी है। धीरे धीरे तुम खुद को ही कम समझने लगते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। यही खेल है। वो इंसान तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ पहचान चुका होता है और अब उन्हें ही हथियार बना रहा होता है, तुम्हारे डिसीजन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी सोच तक को कंट्रोल करने के लिए। इमोशनल ट्रिगर्स का खेल सबसे तेज़ तब चलता है जब सामने वाला तुम्हें इमोशनली इन्वेस्ट कर चुका होता है। यानी पहले वो तुम्हें बेहद खास, बेहद कीमती महसूस कराता है और फिर उसी कनेक्शन को तोड़ने का डर दिखाकर, उसी मोहब्बत को हथियार बनाकर तुम्हें मोड़ने लगता है। अब सवाल, इससे बचें कैसे? सबसे पहला स्टेप, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। खुद से ईमानदारी से पूछो, कौन सी बातें, कौन से शब्द, कौन सा टोन तुम्हें हर्ट करता है और क्यों करता है। जब तुम खुद को समझोगे तभी पहचान पाओगे कि कब कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहा है। दूसरा, जब भी कोई तुम्हारी फीलिंग्स को छोटा करे, मजाक बनाए या जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश करे, एक कदम पीछे हटो, एक पॉज लो, क्योंकि याद रखो, मैनिपुलेशन वहीं सबसे ज़्यादा असर करता है जहां हम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। तीसरा, सेल्फ रेगुलेशन।
यानी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जब तुम शांत रहते हो, रिस्पॉन्ड करते हो, बिना रिएक्ट किए सोच समझकर जवाब देते हो, सामने वाले का कंट्रोल टूटने लगता है। और हाँ, बाउंड्रीज, ये बेहद ज़रूरी है। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमज़ोरियों पर वार कर रहा है तो उस रिश्ते में हेल्दी दूरी लाना ही पड़ेगी। याद रखो, तुम्हारा पीस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी इमोशनल हेल्थ किसी भी मैनिपुलेशन से कहीं ज़्यादा कीमती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे चालाक, सबसे साइलेंट रूप यही इमोशनल ट्रिगर्स हैं। ये दिखते नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। मगर एक बार जब तुम इन्हें समझ लोगे तो सिर्फ बचोगे नहीं बल्कि पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बनकर निकलोगे। चैप्टर 6, गैस लाइटिंग। जब तुम्हें अपनी ही सोच पर शक होने लगे। ज़रा सोच, तू बार बार ये महसूस कर रहा है कि शायद तेरी याददाश्त गड़बड़ है, शायद तेरे ही ख्याल गलत हैं, शायद तू ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। अगर ये बार बार हो रहा है तो ध्यान दे, मुमकिन है कि तू गैस लाइटिंग का शिकार हो रहा है। गैस लाइटिंग भाई एक ऐसा दिमागी खेल है जिसमें सामने वाला इंसान तेरी सच्चाई को धीरे धीरे मोड़ता है, इतनी चालाकी से कि तू अपनी ही यादों, अपनी सोच, अपने इमोशंस पर शक करने लगता है। मान ले तू किसी रिश्ते में है, सामने वाला बार बार गलती करता है, झूठ बोलता है, तेरे जज्बातों को नज़रअंदाज करता है। तू जब सवाल करता है तो जवाब मिलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे तू तो हर बात को सीरियस ले लेता है। धीरे धीरे तू सोचने लगता है, शायद गलती मेरी ही है, और बस यही तो चाहिए था उसे, तेरे आत्मविश्वास की नींव हिलाने के लिए। यही है गैस लाइटिंग, जहाँ तू खुद को ही समझ नहीं पाता कि तू सही है या गलत, और यहीं से सामने वाला पूरी तरह तुझे कंट्रोल करने लगता है। इस खेल की खतरनाक बात यह है कि इसमें ना कोई चिल्लाहट होती है, ना कोई खुला ज़बरदस्ती, बस मीठी बातें, हल्की चोटें, और धीरे धीरे तेरी रियलिटी छीन ली जाती है। तो इससे बचें कैसे? पहली बात, अपनी जड़ों पर भरोसा रख। अगर बार बार तेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि कुछ तो गलत है, तो यकीन मान कुछ तो गलत है। गट फीलिंग कई बार सबसे साफ सिग्नल देती है। दूसरा, अपने अनुभवों को नकार मत। जो तूने देखा, सुना, महसूस किया वो सच है, सिर्फ इसलिए उसे डिलीट मत कर क्योंकि कोई और उसे गलत साबित करने में लगा है। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोग रख जो तेरा सच सुने, समझें और बिना एजेंडा के फीडबैक दें। जब तू इमोशनली सेफ लोगों के बीच में होता है तो जल्दी पकड़ लेता है कि सामने वाला तुझे घुमा रहा है। और आखिरी, अपने आप से रोज़ कहना सीख, मेरी फीलिंग्स वैलिड हैं, जो मैंने महसूस किया वो सच है। ये छोटा सा कन्फर्मेशन ही वो ताला है जो गैस लाइटिंग की जंजीरों को तोड़ देता है। डार्क साइकोलॉजी का ये तरीका जितना साइलेंट उतना ही जहरीला, मगर एक बार पहचान ले तो तू अपने भरोसे को फिर से जिंदा कर लेगा। और भरोसा भाई वही है जो तुझे आज़ाद करता है। चैप्टर 7, लव बॉम्बिंग, जब प्यार ही हथियार बन जाए। सोच ज़रा, अचानक कोई तेरी ज़िंदगी में आए और तू समझे जैसे फिल्मी कहानी शुरू हो गई हो। तारीफ़ का तारीफ़, हर वक्त तेरी फ़िक्र, हर रोज़ दिल छू लेने वाले मैसेज, हर शब्द में इजहार कि तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा दिल कहे, यार ये तो खास है, यही तो वो है जिसका इंतज़ार था। पर ठहर, क्या ये सच में प्यार है या किसी खतरनाक चाल का पहला लेयर? यही है लव बॉम्बिंग, एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें सामने वाला प्यार का इस्तेमाल करता है पर मकसद होता है तुझे इमोशनली ट्रैप करना। शुरुआत बिल्कुल मैजिकल, पर कुछ ही वक्त में वही इंसान बदलने लगता है। गिल्ट दिलाना शुरू, तेरी पर्सनल स्पेस मिटाना, धीरे धीरे तुझे कंट्रोल करना। इसमें सबसे घातक बात, शुरुआत में कुछ भी गलत नहीं लगता। तू सोचता है यार ये तो मुझसे सच में प्यार करता है। असल में वो तुझे डिपेंडेंट बना रहा होता है, तेरी भावनाओं पर कब्जा करने के लिए। तो पहचान कैसे करें कि ये प्यार है या लव बॉम्बिंग? अगर कोई इंसान तुझे वक्त दे रहा है, ख्याल रख रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो हर पल तुझे इमोशनली ओवरलोड कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है कि तुझे सिर्फ मेरी ज़रूरत है, मैं ही हूँ जो तुझे समझ सकता हूँ, तो ठहर कर सोच। सच्चा प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। वो तुझे स्पेस देता है, ताकत देता है, तुझे खुद के पैरों पर खड़ा देखना चाहता है। लव बॉम्बिंग तुझे पकड़ मजबूत करने के लिए प्यार की नकली परत चढ़ाता है। फिर खेल शुरू होता है, गिल्ट, इमोशनल ब्लैकमेल, तेरे डिसीजंस पर असर डालना, तेरी दुनिया को सिर्फ उसी के हिसाब से मोड़ना। और ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों तक सीमित नहीं, दोस्त, परिवार, पार्टनर, कोई भी ये खेल खेल सकता है। तो बचना कैसे है? पहली बात, नए रिश्तों में समझदारी ज़रूरी है। अगर कोई शुरुआत से ही बहुत इंटेंस लग रहा है तो दूरी बना के देख, ऑब्जर्व कर। दूसरी बात, याद रख, तेरा सेल्फ वर्थ किसी और के अटेंशन से तय नहीं होता, तो पहले से ही पूरा है। तीसरी, बाउंड्री सेट कर।
अगर कोई तुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है, चाहे मीठे शब्दों में ही क्यों ना कर रहा हो, उसे रोकना तेरा हक है। लव बॉम्बिंग खतरनाक इसलिए है क्योंकि नकाब ओढ़ के आता है, पर एक बार जब तू असली और नकली प्यार का फ़र्क समझ जाएगा तो इस इमोशनल ट्रैप से बचकर और भी मजबूत बनकर निकलेगा। चैप्टर 8 गैस लाइटिंग, जब सच पर ही शक होने लगे। कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने कुछ महसूस किया, किसी बात से परेशान था, पर सामने वाला कहने लगा तू ज़्यादा सोचता है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तेरी गलतफहमी है। और धीरे धीरे तू अपनी ही इमोशंस, अपनी ही यादें और अपने ही लॉजिक पर शक करने लगा। अगर हाँ, तो भाई ये गैस लाइटिंग का जाल है। गैस लाइटिंग एक चालाक मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें कोई तुझे बार बार ये महसूस कराता है कि तू ही गलत है, चाहे तू 100% सही क्यों ना हो। वो तेरी फीलिंग्स, तेरी बातों, तेरी रियलिटी को बार बार चैलेंज करता है ताकि तू खुद पर भरोसा छोड़ दे और सिर्फ उसी की बातों को सच मानने लगे। सोच ज़रा, एक रिश्ता जहाँ तू अपनी फीलिंग शेयर करे और जवाब मिले। ड्रामा मत कर, तू हर बात में प्रॉब्लम ढूंढ लेता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, जबकि तुझे साफ साफ याद है उसने कहा क्या था। धीरे धीरे तू सोचने लगता है शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, शायद गलती मेरी ही है, शायद मैंने गलत समझ लिया। यही है गैस लाइटिंग का जहर। ये तेरी सोच की जड़ें हिलाता है। और ये सिर्फ प्यार वाले रिश्तों तक सीमित नहीं, ये फैमिली में होता है, दोस्ती में होता है, दफ्तर में भी होता है। जैसे बॉस बोले तुझे तो इंस्ट्रक्शंस दिए ही नहीं थे, जबकि तूने साफ साफ ईमेल पढ़ा था। या कोई दोस्त बार बार तेरी बातों को ओवर या ड्रामेटिक कहकर टाल दे। धीरे धीरे तू मानसिक रूप से थकने लगता है, लगे कि तेरे तर्क, तेरी भावनाएं सब बेकार हैं, और वहीं मैनिपुलेटर को मिलती है ताकत। तो बचना कैसे है? पहला, अपनी रियलिटी को वैलिडेट कर। अगर किसी बात ने तुझे दुख दिया, वो वैध है। अगर तुझे कोई बात याद है तो उसे अपने शक से मत मिटा। दूसरा, जर्नलिंग कर, भरोसेमंद दोस्त या न्यूट्रल इंसान से बात कर। जब तो अपने अनुभव लिखते हैं, शेयर करते हैं, तेरे भीतर दोबारा क्लैरिटी लौटती है। तीसरा, बाउंड्रीज बना। अगर कोई बार बार तेरी बातों को इनवैलिडेट कर रहा है, साफ असर्टिवली कह, मैंने जैसा महसूस किया वो मेरे लिए सच है, चाहे तू माने या ना माने। और सबसे बड़ा हथियार, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा। अगर किसी इंसान के साथ रहकर तू बार बार कंफ्यूज्ड, गिल्टी या खोया महसूस करता है, तो भाई वो रिश्ता सही नहीं है। गैसलाइटिंग गहरा असर छोड़ता है, पर पहचान ही आज़ादी की पहली सीढ़ी है। खुद पर भरोसा करना, अपनी इमोशंस को मानना, यही ताला है इस चालाक मैनिपुलेशन की कैद से बाहर आने का। चैप्टर 9 भावनात्मक काला धमकी, जब प्यार की आड़ में डर बेचा जाए। कभी सुना है किसी को कहते, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा दूंगा, या मैंने तेरे लिए सब किया, अब तो ये भी नहीं कर सकता मेरे लिए। अगर हाँ, तो भाई ये है इमोशनल ब्लैकमेल, एक बेहद साइलेंट मगर बेहद पावरफुल मैनिपुलेशन टूल। इमोशनल ब्लैकमेल में इंसान तुझे गिल्ट, डर या ऑब्लिगेशन की फीलिंग देकर कंट्रोल करता है। वो अपने दर्द, अपने सैक्रिफाइस, अपने प्यार को इस तरह इस्तेमाल करता है कि तू मजबूर हो जाए उसकी हर बात मानने के लिए, वरना तू खुद को बुरा इंसान समझने लगे। सोच ज़रा, कोई करीबी दोस्त जो हर बार तेरी ना सुनकर टूटने का नाटक करे, या कोई पार्टनर जो बोले तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है, तू नहीं तो मैं कुछ भी कर लूँगा। अब तू हाँ कह रहा है प्यार में या सिर्फ गिल्ट में? असल में इमोशनल ब्लैकमेल का सबसे बड़ा हथियार है प्यार जताने के नाम पर कंट्रोल। सामने वाला कहेगा, मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, अगर तू चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। धीरे धीरे तू उसकी खुशी का जिम्मेदार खुद को मानने लगेगा। टेक्निक सीधी दिखती है पर असर गहरा होता है। गिल्ट दिलाकर तेरी डिसीजन मेकिंग छीन ली जाती है। जब भी तू अपने लिए बाउंड्री बनाने की कोशिश करता है, गिल्ट ट्रिपिंग चालू हो जाती है। तो बाहर कैसे निकलें? पहला, प्यार और कंट्रोल में फ़र्क समझ। सच्चा प्यार तुझे रिस्पेक्ट करेगा, तेरी बाउंड्रीज मानेगा। ब्लैकमेल तुझे डराएगा, गिल्ट देगा, इमोशन से टॉर्चर करेगा। दूसरा, ना कहना सीख। अगर कोई बार बार गिल्ट का इस्तेमाल कर रहा है, साफ रिस्पेक्टफुली कहे, मुझे तेरी फीलिंग समझ आती हैं, पर ये डिसीजन मैं अपने लिए ले रहा हूँ। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर। अगर कोई तेरी एनर्जी, तेरे इमोशंस चूस रहा है, तो दूरी बनाना ज़रूरी है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। इमोशनल ब्लैकमेल के पीछे छिपी होती है डर, इनसिक्योरिटी, कंट्रोल की भूख। पर जब तू कॉन्फिडेंट होकर अपने इमोशन समझेगा, अपने डिसीजन सम्मान से रखेगा, तो इस जाल से निकल जाएगा। कभी किसी को ये ताकत मत दे कि तेरे गिल्ट या डर के जरिए तेरी जिंदगी की स्टीयरिंग पकड़ ले।
और भाई ये रही डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की पूरी कहानी का आखिरी मोड़। एक ऐसा आईना जिसमें इंसानों की सबसे छुपी चालें, रिश्तों के पीछे छिपी साइकोलॉजी और मन के गहरे खेल साफ दिखते हैं। शायद इस सफ़र में तूने खुद को भी कहीं ना कहीं देखा होगा, कभी मैनिपुलेटर की तरह, कभी शिकार की तरह। मगर असली मकसद डराना नहीं, जगाना है। समझना है कि कब कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है और कब हमें खुद अपने भीतर झांक कर चीज़ें ठीक करनी है। मैनिपुलेशन से बचने का पहला कदम है अवेयरनेस, और तूने अभी वो पहला कदम ले लिया है। अब वक्त है इस ज्ञान को जीने का। रिश्तों में बाउंड्रीज बना, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पहचान। हर उस टेक्निक को देख जो तेरे मन को चुपचाप कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऑडियो बुक सीरीज वैल्यूएबल लगी, इसे दोस्तों और परिवार संग शेयर कर, ताकि वो भी इन हिडन ट्रैप से खुद को बचा सकें। और हाँ, हमारे चैनल ऑडियो बुक प्रकाश को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त किताब के साथ। तब तक अपने मन को समझो, अपनी ताकत पहचानो और अपनी सोच को आज़ाद रखो। धन्यवाद।